So good morning friends, welcome to Azure for Tech. तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट कर दीजिए। सर्वे ऑफ इंडिया वाज पब्लिशिंग टोपो शीट्स, ठीक है। अभी आ रही होगी आवाज? अब तो आ रही है वॉइस, पहले नहीं आ रही होगी लेकिन अब आ रही होगी। सर्वे ऑफ इंडिया वाज पब्लिशिंग टोपो शीट्स, ठीक है, आ रही है आवाज, ठीक। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका 1:50,000, ठीक है। बाकी सोल्यूशन से पढ़ लीजिएगा आप, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नमस्ते। The fundamental principle of surveying is to work from whole part because working from the whole to the part ensures prevention of accumulation of possible errors in surveying work over large area। सही बात है, तो आंसर ये होगा इसका, सही भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recurrence survey for determining feasibility and estimation of a scheme falls under the classification based on the। हाँ, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। नेचर ऑफ द फील्ड ऑफ द सर्वे एंड, ठीक है। तो रिकनेसा ना तो ये मेथड एम्प्लॉयड होता है ना इंस्ट्रूमेंट होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। ऑब्जेक्ट या मतलब ऑब्जेक्टिव, आपका सर्वे जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो रिकनेसा सर्वे का हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि ये सर्वे से पहले का भी सर्वे होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक बार हम लोग वहां जाकर ग्राउंड को जहां पर हमें सर्वे करना है उसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, इंस्पेक्शन करना चाहते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये सर्वे के ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड है। और इस पर और भी कई तरह के, जैसे ना सर्वे के ऑब्जेक्ट के बेसिस पर कई तरह के कंट्रोल सर्वे, टोपोग्राफिक सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, रूट सर्वे, है ना। तो जैसे रूट सर्वे में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम कोई रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं, है ना। माइन सर्वे का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हम लोग माइनिंग पर्पज से ओर्स वगैरह को फाइंड आउट करना चाहते हैं। आपका पर्पज क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यूरिडिक सर्वे कैन नॉट बी डन फॉर वर्क्स रिक्वायरिंग हाई प्रिसीजन। ये बात सही है क्या?
ज्योरेटिक सर्वे कैन नॉट बी डन फॉर वर्क्स रिक्वायरिंग हाई प्रिसीजन। अरे ज्योरेटिक सर्वे में तो हम लोग प्रिसीजन लेते ही, क्योंकि अर्थ का जो कर्वेचर है उसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया और ये गलत होते ही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज अकाउंटेड फॉर मेजरमेंट्स इन ज्योरेटिक कर्वे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Hypotenusal allowance is given by the expression adopting standard conventions. ठीक है, तो समझिएगा हाइपोटेन्यूसल अलाउंस क्या होता है। तो सबसे डेफिनेशन पढ़िए। हाइपोटेन्यूसल अलाउंस इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग स्लोप डिस्टेंस बाय चेन और टेप, बाय चेन और टेप। तो एक्चुअल में क्या होता था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली हम लोग पहले क्या करते थे, जो स्लोप के लिए करेक्शन निकालते थे, तो हम जो डिस्टेंस मेजर करते थे वो इंक्लाइन प्लेन पर मेजर करते थे। मान लो कि दिस डिस्टेंस इज एल, तो हमें मेजर करनी होती थी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हम बोलते थे अगर ये डिस्टेंस एल है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। तो जो एरर आ जाएगी वो एरर क्या आती थी, पॉजिटिव एरर आती थी। क्यों आती थी पॉजिटिव एरर, क्योंकि हमें मेजर करना होता था एक्स, लेकिन हम लोग मेजर कर रहे हैं एल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो करेक्शन होता था वो निगेटिव करेक्शन होता था, और वो करेक्शन हम लोग क्या लेते थे, एल माइनस एल कॉस थीटा, तो ये हो जाता है एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये होता था। बट यहाँ पर जो पूछ रहा है वो कुछ और है। यहाँ पर पूछ रहा है ये कि बेसिकली हम लोग जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल मेजर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। डिस्टेंस मेजर की जा रही है एक्स, क्योंकि याद रखिएगा चेन या टेप जब भी हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए करते हैं। तो मान लीजिए हमने डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में मेजर की एक्स, लेकिन अब मुझे इस एक्स से क्या कैलकुलेट करना है, ये स्लोप इंक्लाइंड लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो एल कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एक्स सेक थीटा हो जाएगा, एक्स सेक थीटा। ठीक है, तो हमने एक्स तो ऑलरेडी मेजर कर रखा है, उसमें हम कितना और ऐड करें कि मुझे ये इंक्लाइन लेंथ मालूम चल जाए। तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि एक्स तो मेजर कर रहा है, तो बेसिकली मुझे क्या इसमें और ऐड करना है, मुझे इसमें ऐड करना है प्लस का एल माइनस एक्स। तो अगर मैं इसमें एल माइनस एक्स ऐड कर दूंगा तो मुझे एल ही तो मिल जाएगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स खत्म हो गया। ठीक है, तो एल माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स कॉस थीटा माइनस एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लेंगे तो सेक थीटा माइनस वन, तो एक्स इंटू सेक थीटा माइनस वन बराबर डेल्टा एल। यहाँ पर एक्स क्या हो गया आपके पास, चेन लेंथ हो गई, एक्स क्या हो गई, चेन लेंथ। तो चेन लेंथ में अगर मैं सेक थीटा माइनस वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे अलाउंस मिल जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा। और इस अलाउंस को जब मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में यानी कि चेन लेंथ में ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये इंक्लाइन लेंथ मालूम चल जाएगी। समझ में आ गया सभी को, ये क्लियर हो गया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The clogging of chain rings with mud introduces with error defined in the standard way। तो होता क्या है आपको मालूम है कि जो रिंग्स होती हैं इस तरीके से होती हैं,
अगर इनमें मड क्लॉगिंग हो गई तो बेसिकली ये जो दो रिंग्स थी सपोज कि ये बिल्कुल अपनी क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे नहीं आ पाएंगी, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कम हो जाएगी, तो मड क्लॉगिंग की वजह से चेन की लेंथ कम हो जाएगी। अब याद रखिएगा, चेन या टेप की लेंथ अगर कम होती है तो मेजर डिस्टेंस बढ़ जाती है, और मेजर डिस्टेंस अगर बढ़ गई तो आपका करेक्शन क्या हो जाए, एरर पॉजिटिव हो जाएगी। एरर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो और ये एरर क्या होती है, ऐड होती जाएगी, तो पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। The combined correction for curvature and refraction for a distance of 3400 मीटर would be nearly। ये सब तो क्यूआरपी में तुमने पहले धूम मचा रखी है। तो कंबाइंड करेक्शन क्या होता था आपके पास, माइनस का 0.0673 डी स्क्वायर, जहां डी किस में रखते थे, किलोमीटर में, डी किस में रखते थे, किलोमीटर में। ठीक है, तो भैया वैल्यू पुट कर दो, 3400 मीटर है तो 3.4 का स्क्वायर कीजिएगा। जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन एट, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपटीशन चल रहा है, कौन कितनी ज्यादा डिजिट तक करेक्ट आंसर देता है, हाँ? क्यों भाई। चलिए अगला सवाल कीजिए। अपने कैलकुलेटर को 3 डिजिट तक फिक्स कर लो या 4 तक कर लो, लेकिन हाँ आरसीसी में कभी कभी दिक्कत हो जाती है 3 डिजिट तक फिक्स करने पर। रीइंफोर्समेंट वगैरह की इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो गड़बड़ आ जाता है कई बार, तो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज भी आ जाती हैं। A 100-meter tape is suspended between the ends under a pull of 200 Newton. If the weight of the tape is 30 Newton, the correct distance between the tape ends will be nearly। तो sec का करेक्शन लगाएंगे, sec करेक्शन क्या होता है आपका, निगेटिव होता है। और माइनस कर दीजिएगा। अच्छा दूसरा ये भी, हाँ ये भी बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन शैलेंद्र। सेक करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव, और एक ही वैल्यू है जो आपकी 100 से कम है, वाह। ईएससी भी, ईएससी वाले भी ऐसे क्वेश्चन देने लगे, सही है। ठीक है, वेरी गुड। तो एक ही ऑप्शन है तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी फिर भी आप करना चाहो तो फॉर्मूले से निकाल के 100 में से माइनस कर देना, ठीक है। विदाउट सॉल्विंग डी इज द आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। The magnetic bearing of a line on full circle mensuration basis is 55 degree 30 minute east and the magnetic declination is
5°30' ईस्ट, द ट्रू मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन विल बी। अब आपको मालूम है भैया कि ईस्ट होता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड कर दीजिएगा। तो 55 और 5 60 और एक 61, ठीक है। पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा आपको, ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A line PQ in an old map had magnetic bearing of north 57° east when the local magnetic declination was 2° east. If the magnetic declination is now 4° west, what will be the magnetic bearing of the line PQ now? ठीक है। तो सबसे पहली बात तो याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करो, अगर दिमाग नहीं लगाना है तो बिना दिमाग लगाना है तो आप क्वाड्रेंटल बियरिंग को क्या कर लो, होल सर्किल में कन्वर्ट कर लो। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो आर बी होता है वही आपका क्या होता है, डब्ल्यू सी बी होता है, ठीक है। तो आपका डब्ल्यू सी बी 57° है। दूसरी बात यह है कि आपको मान लीजिए जो ट्रू बियरिंग है वो चेंज नहीं होती, तो ट्रू बियरिंग बराबर क्या होता है आपके पास, ये होता है मैग्नेटिक बियरिंग और प्लस माइनस डेल्टा। तो पहले आपके पास जो मैग्नेटिक बियरिंग थी वो कितनी थी, 57°। डब्ल्यू सी बी में लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे। और डिक्लिनेशन क्या था, 2° ईस्ट था, तो 2° हो गया बराबर ना। इफ दी मैग, अब आज की डेट में मैग्नेटिक बियरिंग को हम लोग एम भी मान लें, और डिक्लिनेशन कितना है 4° वेस्ट, तो -4 कर दो, -4 कर दो, ठीक है। अब तो अभी एम भी कितना हो जाएगा आपके पास, 63 हो जाएगा, 63°। अब लिखना होगा तो इसको क्या लिख देंगे आप, नॉर्थ 63° ईस्ट लिख देंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, फर्स्ट में आ रहा है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। सभी इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम, मुझे पता है। ठीक है भाई, सभी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। कंपास सर्वे इज स्टिल यूज्ड बाय जियोलॉजिस्ट टू लोकेट द मैग्नेटिक ओर्स। कह रहे हैं आज की डेट में भी जियोलॉजिस्ट जो है वो कंपास सर्वे यूज करते हैं मैग्नेटिक ओर्स को फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज लोकल अट्रैक्शन कॉजेज एरर इन कंपास सर्वे ड्यू टू टेरेस्ट्रियल फीचर्स इधर नेचुरल और मैन मेड। तो ये कह रहे हैं कि हम कंपास सर्वे करेंगे, और कंपास सर्वे में जब बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस जब 180° नहीं आएगा तो हम समझ जाएंगे वहाँ पे कोई मैग्नेटिक ओर है, और फिर हम वहाँ पर माइनिंग कर देंगे। ठीक है, तो अच्छा मजाक है, मतलब कंपा ठीक है। पता चला वो जो लोकल इलेक्ट्रिशियन था वो किसी ट्रांसफार्मर की वजह से, किसी इलेक्ट्रिसिटी पोल की वजह से था, और ज़मीन खोद खाद के रख दी वहाँ पर कि माइनिंग कर लेंगे यहाँ पे ओर्स हैं, ठीक है। तो ये मजाक है, इस पर भरोसा मत कीजिएगा आप, ठीक है। तो आपका ये स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा, इसके गलत होते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये बात सही है कि लोकल अट्रैक्शन की वजह से कंपास सर्वे में एरर होती है, लेकिन आप माइनिंग के लिए ओर्स फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ थोड़ा ना करोगे, ठीक है। तो अब तो आपके पास एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग जरा।
A survey line BAC crosses a river A and C being on the near and distant banks respectively. ये कोई रिवर है और ये कोई सर्वे लाइन है जो इसे कट कर रही है, BAC। A and C being on the near end, तो यहाँ पर मान लीजिए B है, ये आपका A है और ये जो है वो C है। Standing at D, standing at D a point 50 meter measured 50 meter measured perpendicular to AB from A। तो A से 50 मीटर पर एक काम करते हैं, इसको रिवर को थोड़ा सा घुमा देते हैं, ठीक है, ऐसे आपका डायग्राम नहीं बन पाएगा। रिवर को मान लो ऐसे और ये लाइन को मान लो ऐसे, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका C है, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपके पास रिवर है, दिस इज रिवर, और ये सर्वे लाइन होगी। अब इसके आगे कह रहा है इस, ठीक है, स्टैंडिंग एट D a point 50 मीटर मेजर्ड परपेंडिकुलर टू AB फ्रॉम A पॉइंट से 50 मीटर दूरी पर है, कोई D पॉइंट है। अब वो D पॉइंट इसके परपेंडिकुलर 50 मीटर इधर भी हो सकता है और 50 मीटर इधर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। कैसे मालूम चलेगा किधर जाना है? तो आगे कह रहा है द बियरिंग्स ऑफ C एंड B आर 320 डिग्री एंड 230 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अब सपोज करो अगर D पॉइंट यहाँ होगा तो जो बियरिंग आएंगी वो वैल्यू कम आएंगी, वो वैल्यू क्या आएंगी? कम आएंगी। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट यहाँ लेता हूँ D, जो कि यहाँ से क्या है 50 मीटर की डिस्टेंस पर है, अब अगर मैं यहाँ से बियरिंग लेता हूँ तो वो बियरिंग क्या बैठेंगी? सही बैठेंगी। तो ये हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है एग्जाम में आपको। अब देखो जैसे मैंने पहले डायग्राम वैसे बनाया था, फिर वहां से नहीं बनाया, मैंने डायग्राम चेंज किया, फिर आपको समझ में नहीं आएगा पॉइंट राइट में लेना है या लेफ्ट में लेना है, तो वो बियरिंग से मालूम चलेगा। आप लेफ्ट में ले लो D पॉइंट, तो आपकी बियरिंग की वैल्यूज मैच नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, अब आपकी बियरिंग्स की वैल्यू मैच कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब देखो ये जो वैल्यू आएगी B की बियरिंग, वो कितनी आ रही है आपके? द बियरिंग ऑफ C एंड B आर 320 एंड 230। तो B की जो बियरिंग है वो 230 है, और C की बियरिंग इसको ऐड कर दो यहां से, तो जो C की बियरिंग है ये कंप्लीट, ये कितनी है? ये है 320। तो 230 और 320 में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? 90 डिग्री का रिलेशन दिख रहा है, 90 डिग्री का रिलेशन दिख रहा है। सर बियरिंग से तो पता चल जाएगा ना? हाँ भैया हमें पता है, पता चल जाएगा, लेकिन कोई सपना थोड़ी ना आएगा करके देखना पड़ेगा ना बेटा, वही तो हम भी कह रहे हैं कि बियरिंग से पता चलेगा कि डी लेफ्ट में है या राइट में है। तो पहले हमने लेफ्ट में ले लिया पॉइंट, है ना। ज़्यादातर होता है ना, आपने देखा होगा कि कोई लॉक आपको खोलना हो, और अगर जो जो क्या बोलते हैं उसको, की रिंग जो होता है आपके पास में, अगर दो चाबी हो तो पहली चाबी गलत ही लगती है ज़्यादातर टाइम पर, ठीक है। बहुत कम होता है कि सही चाबी पहली बार में लग जाए। तो ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर है। अब हमने ये हो गया। अब आपके पास एक ये डायग्राम बन गया, कि भैया ये डिस्टेंस आपके पास 50 मीटर है, ये डिस्टेंस आपके पास 50 मीटर है। अभी आगे बढ़ते हैं, और क्या है? ए बी बींग 25 मीटर और ए बी ये आपको 25 मीटर दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा है? द विड्थ ऑफ द रिवर विल बी, रिवर की विड्थ पूछिए एक्स। अभी आपकी क्लास 9 ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम बन गई। अभी आपकी क्या प्रॉब्लम बन गई? क्लास 9 ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम बन गई। अब ये सर्वे तो रहा ही नहीं, ठीक है, सर्वे तो रहा ही नहीं। हाँ ठीक है, आ गया सभी का आंसर? क्या आंसर आ रहा है? 100 मीटर आ रहा है, वेरी गुड। 100 मीटर,
तो देख लो फटाफट क्या करेंगे अब इसमें आप। तो ये ए बी 25 दिया है, ये 50 दिया है। पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इस एंगल को आप थीटा मान लेंगे। क्या करेंगे, इस एंगल को थीटा मान लेंगे। दिस एंगल इज थीटा। अब इस ट्राइंगल में आप टेन थीटा यूज करो, क्योंकि आपको आपको बेस मालूम है और आपको परपेंडिकुलर मालूम है, याद आएगा। अब ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल क्या रहेगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और कोई तरीका अगर एक बार में करना हो तो? ऐसा भी कर सकते हैं क्या? अगर ये एंगल 320 है पूरा, तो ये एंगल कितना बचा, 40, तो ये एंगल 50। ठीक है, कर तो हम वैसे भी सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेटर हो जाएगा तो बहुत आसान है कि आप केवल इस ट्राइंगल से भी कर सकते हो, केवल इस वाले ट्राइंगल को यूज करके। क्यों? क्योंकि आपको ये एंगल निकालना आसान है भाई। यहाँ से जब आपके पास अगर ये कंप्लीट एंगल 320 है, तो 320 माइनस 270 करूंगा तो मेरे को ये डायरेक्ट एंगल मिल जाएगा 50 डिग्री, और ये मालूम है। तो अगर मैं 1050 लगाना चाहूँ, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स अपॉन 50, देखें यहाँ से क्या आता है, आता है क्या नहीं आता है, देखना पड़ेगा। हम्म, ऐसे गड़बड़ क्यों आ रहा है? चलो पहले तो इसका जो जो सोल्यूशन है पहले उसको कर लो, है ना, फिर बाकी दिमाग लगाएंगे। तो आपने क्या कर लिया, इस वाले ट्राइंगल में पहले टेन थीटा निकाल लिया। तो टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर 25 है और बेस 50, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई हाफ। नाउ दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो इस ट्राइंगल में भी 1090 माइनस थीटा लगा दो। इस ट्राइंगल में 1090 माइनस थीटा लगाएंगे, तो 1090 माइनस थीटा, तो ये आपका क्या है, बेस है, और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, तो एक्स अपॉन 50 हो जाएगा। तो 1090 माइनस थीटा बराबर एक्स अपॉन 50। ठीक है, 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, और कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से 2 आ रखी है आपके पास, तो 2 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 50 कर देंगे तो एक्स आ जाएगा 100। एक्स आ जाएगा 100, तो ये तो सिंपल ही आप कर लोगे। ठीक है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ इसमें। आंसर तो आपका इसका भी ऐसे भी आना चाहिए था, जो डेटा गिवन है, जो डेटा गिवन है। तो कि यहाँ से हमने जब बियरिंग ली यहाँ तक की, तो टोटल एंगल 320 है, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल ये कितना होना चाहिए, 270, तो ये एंगल 50 होना चाहिए। तो 1050 लगाकर आंसर क्यों नहीं आ रहा, 59.58 क्यों आ रहा है?
और देखो यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन नॉर्थ रहेगा, ये आपका ईस्ट वेस्ट रहेगा, तभी तो हमने यहाँ पर, क्योंकि इसके अलोंग ही हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, फिर इसके हमने परपेंडिकुलर, क्योंकि डिस्टेंस ये है 50। चलो बाकी एक बार अगर ये है तो इस एंगल 40 डिग्री लेके चलो। टेन 40 कितना आ रहा है देखना, टेन थीटा, तो 25 डिवाइडेड बाई 50, ये आएगा 0.5। तो टेन 40 0.5 थोड़ी ना होता है ये जो, तो बेसिकली जो जो हाँ, तो यहाँ पर यही होगा कि जो डेटा है वो एक्चुअल में हाइपोथेटिकल है, जो डेटा है वो हाइपोथेटिकल है। प्रॉब्लम को जो फ्रेम किया गया है वो इस सोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किया गया है, ठीक है। जो इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है वो इस डेटा को ध्यान में रखते हुए किया गया है, दूसरे डेटा को ध्यान में नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया है, ये डिस्टेंसेस फिक्स कर दिए। याद रखिएगा, इन्होंने क्या कर दी हैं, ये डिस्टेंसेस फिक्स कर दिए, राइट। तो डेटा जो है वो दूसरे तरीके से कंपेटिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ ऐसे ही एक क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, कि यहाँ पर एंगल में मान लो लिख दूं 45 डिग्री, तो ये तो है ही आपका 90, और साथ ही साथ मैं यहाँ लिख दूं कि दिस इज 25 एंड दिस इज 25, नहीं, मान लो वो 25 लिख दूं और ये 35 लिख दूं, या और मैं कह देता हूं कि मान लो यहाँ से ये एंगल मैंने आपको दे दिया 45 डिग्री। अब मैंने डेटा भी दे दिया, ये डिस्टेंसेस भी दे दी, लेकिन जब मैंने ये एंगल यहाँ से आपको दिया है और जब मैंने ये डिस्टेंस दे दी, मैंने इस बात का ध्यान नहीं रखा डेटा देते समय कि ये अगर 45 डिग्री है तो ये एंगल 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो ये दोनों साइड क्या होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए थी, ठीक है। तो डेटा जो है वो होता है कि कई बार हम लोग प्रॉब्लम को एक ही तरीके से सोचते हैं कि ऐसे ही हो सकती है और उसके हिसाब से डेटा हम लोग दे देते हैं, दूसरा एंगल नहीं सोचते कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता था। और ईएससी में क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इसलिए उन्होंने प्रॉब्लम को उस तरीके से फ्रेम किया जैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। आ गया सभी का आंसर? तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। इन एन ओल्ड मैप a line AB was drawn to a magnetic bearing of 5 degree 30 minute, the magnetic declination at the time being 1 degree east, तो उस समय की ट्रू बियरिंग हो जाएगी। इफ द प्रेजेंट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज इतना, द लाइन शुड शेड टू अ मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ, तो M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2 कर देंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको। तो 5 डिग्री 5 डिग्री 30 मिनट प्लस 1 डिग्री उस समय की रही होगी आज के टाइम पर मैग्नेटिक बियरिंग, और प्लस कितना कर देंगे 8 डिग्री 30 मिनट, आंसर माइनस में आ रहा है
तो मैग्नेटिक बियरिंग कितनी आ रही है आपकी, -2 डिग्री आ गई, क्योंकि ये 6.5 डिग्री -2 डिग्री, मतलब आपको मालूम है यार एंगल 360 होता है। अगर हम पॉजिटिव सेंस में जाते हैं तो अपोजिट में जाएंगे -2 डिग्री, तो 358 पर पहुंच जाओगे, है ना, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू आइसोगोनिक लाइन आर करेक्ट इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। आइसोगोनिक लाइन क्या होती थी, सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस को हम लोग आइसोगोनिक लाइंस बोलते थे। ठीक है, तो पहला तो डेफिनेशन सही है, इट इज ड्रॉन टू द पॉइंट्स ऑफ सेम डिक्लिनेशन। दूसरा कह रहा है इट डज नॉट फॉर्म कंप्लीट ग्रेट सर्किल। ग्रेट सर्किल क्या होता है, जो आपके अर्थ को दो इक्वल स्फीयर्स में, हाफ सेमी स्फीयर में डिवाइड करता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स आपके ग्रेट सर्किल पर ही लाई करें सेम डिग्री, तो दूसरा भी आपका सही है। थर्ड कह रहा है इट रेडिएट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक रीजन एंड फॉलोज इरेगुलर पाथ। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हम लोगों ने क्या देखा था, तो मैग्नेटिक डिप था। सर इरेगुलर पाथ मतलब किसी भी एंगल पर जाना। हाँ, इरेगुलर पाथ का मतलब क्या है कि भैया आपके पास पूरा ग्लोब है, आपके पास तो क्या है, ग्लोब है ना। अब अर्थ वैसे ही आपकी क्या है, स्फेरॉइड शेप में है। अब जो पॉइंट्स होंगे आपके पास सेम डिक्लिनेशन वाले, वो जरूरी थोड़ा ना किसी रेगुलर पाथ पर ही हो। ठीक है, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। वो पॉइंट कहाँ पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इरेगुलर पाथ। बनाने को तो हम यहाँ पे बना देंगे परफेक्ट सर्किल, है ना, लेकिन रियल में परफेक्ट सर्किल नहीं होगा ना। ये आपका ट्रू नॉर्थ साउथ है, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है। दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, अब देखिए आप अर्थ की सरफेस पर हैं, तो आप यहाँ पर भी हो सकते हैं, आप यहाँ हो सकते हैं, आप यहाँ हो सकते हैं। आप अब ये हम 2D में देख रहे हैं, अब हम लोग कहाँ देख रहे हैं, 2D में देख रहे हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ मेजर कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है कि मैग्नेटिक जो ट्रू नॉर्थ साउथ है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है उनके बीच में क्या है, एंगल है। अब आप इस पॉइंट पर आप 3D में सोचिए, तो मैं आउट ऑफ द प्लेन आप कहीं पर भी जा सकते हैं ना। तो आपको जो पाथ मिलेगा वो इस तरीके से कुछ भी रैंडमली इस तरह से मिल सकता है, कुछ भी रैंडम पाथ मिल सकता है। जरूरी थोड़ा ना कि आप इस सर्किल के अलॉन्ग ही चलेंगे, सारे के सारे पॉइंट इस सर्किल के अलॉन्ग ही होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अब नॉर्थ से स्टार्ट कीजिए, पहला पॉइंट आप यहीं ले लो,
यहाँ पर कुछ होगा, देन आप यहाँ यहाँ इस तरीके से आप जा सकते हैं। बाकी अगर एक ग्लोब होता एक सर्किल की जगह, तो आप इसको ज़्यादा बेटर तरीके से क्या कर पाते, इमेजिन कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। For minor adjustment of horizontal angles measured using a theodolite, the tangential screw is adjusted after। ठीक है, तो माइनर एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है, क्या करेंगे आप, तो टेंजेंट स्क्रू के थ्रू हम लोग माइनर एडजस्टमेंट करते हैं, और जो अपर और लोअर दोनों प्लेट क्या होनी चाहिए, क्लैम्प्ड होनी चाहिए। ठीक है, क्लैम्प्ड होनी चाहिए। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द फंडामेंटल लाइंस ऑफ अ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट की फंडामेंटल लाइंस क्या है, द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस बिल्कुल है, द लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल्स ठीक है, द बबल लाइन ऑफ द एल्टीट्यूड लेवल ठीक है। ठीक है, तो सारी की सारी आपकी क्या है, फंडामेंटल लाइंस होती हैं। 5 एक्सिस होती हैं टोटल आपकी, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ कोलिमेशन, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वे रिलेटिवली इजी पूछा है ना आपका ईएससी में। Turning of the theodolite telescope in vertical plane by 180 degree about the horizontal axis is known as, ट्रांजिटिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन। कुछ बालक इसका आंसर सी दे रहे हैं। अरे अभी पिछला ही तो क्वेश्चन क्या है, सेम इसमें क्या पढ़ा था, टर्निंग ऑफ अ थियोडोलाइट एक्सिस टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अबाउट द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन, तो यही यहाँ पर वैसे बना दिया, वहाँ क्वेश्चन में था, यहाँ लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो वर्टिकल प्लेन में होती है। ठीक है, तो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये आपका टेलीस्कोप है। इसको आप क्या करोगे, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे, तो ये जो एक्सिस होगी ये आपके कौन से प्लेन में होगी, वर्टिकल प्लेन में होगी। तो ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसके अबाउट क्या करोगे, रोटेट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन एनी क्लोज ट्रेवर्स द सर्वे वर्क इज एरर फ्री, देन द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू 0, सही बात है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द डिपार्चर शुड बी इक्वल टू 0, ये भी सही बात है। द सम ऑफ द नॉर्थिंग शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द साउथिंग, ये जरूरी नहीं है ना भैया। नॉर्थिंग साउथिंग क्या होता है, नॉर्थिंग साउथिंग क्या होता है, ऑल कैसे हो जाएगा? लैटिट्यूड और डिपार्चर का समेशन 0 होता है, ठीक है। नॉर्थिंग और साउथिंग आपकी बियरिंग्स ही होंगी ना। नॉर्थिंग एंड साउथिंग जो होती है आपकी वो बियरिंग्स होती है ना, बियरिंग्स का समेशन थोड़ी ना 0 होगा, जहां से चलोगे तो वहीं आ जाओगे। नहीं, 1 सेकंड वेट कीजिए, अभी 1 सेकंड वेट कीजिए, मैं कंफर्म कर रहा हूँ इसको। 1 सेकंड वेट वेट कीजिएगा, अभी बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, नॉर्थिंग साउथिंग जो है इसी को एक दूसरा रेफरेंस सिस्टम होता है उसमें बोला गया है, ठीक है, उसमें बोला गया है। द सम ऑफ द नॉर्थिंग शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द साउथिंग्स। हाँ, तीसरा इसलिए नहीं है, तीसरा इसलिए नहीं, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तीसरा इसलिए नहीं होगा, साउथिंग्स एंड, ठीक है, आंसर तो वही आपका क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है, ये आपके पास जैसे एक लाइन है, ठीक है, ये आपके पास एक लाइन है, यहां से हम लोग एंगल लेते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, लैटिट्यूड, और ये आपका क्या हो गया, डिपार्चर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए आपके, आपके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये टोटल लेंथ आप ले लो एल, है ना। तो डी कॉमा एल जो है वो कोऑर्डिनेट लिख दोगे आप, तो यहाँ पर डी कॉमा एल यानी कि जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपके पास हो जाएगा एल साइन थीटा कॉमा एल कॉस थीटा, ठीक है। अब आप जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पर वापिस आओगे। हाँ, अब आप जिस पॉइंट पे चले, एक्चुअल में साउथिंग और नॉर्थिंग का मतलब केवल जो हो गया वो ये हो गया कि आप केवल वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो, तो आपका जो नॉर्थिंग है वो वाई कोऑर्डिनेट हो गया, नॉर्थिंग जो है वो वाई कोऑर्डिनेट हो गया प्लस में, और जो साउथिंग हो गया वो आपका माइनस वाई कोऑर्डिनेट हो गया। क्या केवल नॉर्थिंग बराबर साउथिंग होने से, यानी कि क्या केवल वाई कोऑर्डिनेट 0 होने से आप उसी पॉइंट पर वापस आ जाओगे? यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आप यहां से चले, यहां गए,
फिर आप यहां आए, फिर आप यहां आए, और फिर आप यहां आ गए, इस पॉइंट पर आ गए, ए से चले और बी पर आ गए। तो इस समय क्या हो गया आपका, नॉर्थिंग बराबर साउथिंग हो गया। इस समय क्या हो गया आपका, इस समय आपका नॉर्थिंग जो है वो साउथिंग के बराबर है। इस समय आपका नॉर्थिंग जो है वो साउथिंग के बराबर है, लेकिन क्या इसमें एरर नहीं है, ये एरर है, इतनी एरर है। तो केवल नॉर्थिंग इज इक्वल टू साउथिंग होने से नहीं होगा, उसके लिए फिर आपका ईस्टिंग बराबर वेस्टिंग भी होना चाहिए, ठीक है, आपका ईस्टिंग बराबर वेस्टिंग भी होना चाहिए। लेकिन अगर उस रेफरेंस में हम देखें तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू 0, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द डिपार्चर शुड बी इक्वल टू 0। आप ऑल पे ही करो, आप ऑल पर ही करो, ठीक है, आप ऑल पर ही करो इसको। क्यों ऑल पर करो, क्योंकि जब यहाँ पर इन दोनों को इंडिविजुअली बोला है तो इसी तरह से हम इसको भी इंडिविजुअली बोलते हैं। हालांकि केवल इतने से नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग इसको कंबाइन तौर पे बोल रहे हैं तो फिर उसको भी उसी के कॉम्बिनेशन पे ले लो, ठीक है। हाँ, ईस्टिंग वेस्टिंग हमने कहीं पढ़ा नहीं है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं कर रहे थे, ठीक है। नॉर्थिंग साउथिंग मुझे भी बहुत धुंधला धुंधला याद आ रहा था, मैंने कहीं पे पढ़ा था नॉर्थिंग साउथिंग, लेकिन हम ये इस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, जो भी किया है, हम लोगों ने जो भी किया है उसको हमने क्या किया हुआ है, हमेशा लैटिट्यूड और डिपार्चर से किया है। ट्रेवर्सिंग में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डिपार्चर की बात करते हैं। तो जिस तरीके से हमने इनको कंबाइंड तौर पे बोला है, वैसे फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ये भी हो जाएगा। चलिए फिलहाल जो मैं बताना चाह रहा था वो आपको इस वाले एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा, है ना, इस वाले एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। बाकी इस पर और रिसर्च कर लेंगे, ठीक है, और कर लेंगे, ठीक है। बट फिलहाल इसका आंसर आपका सी डी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 और 2 को, लैटिट्यूड को हमने अलग लाइन में पढ़ा है, डिपार्चर हमने अलग लाइन में पढ़ा है, तो उसी सीक्वेंस में रखते हुए इसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ईएससी वाले मुझे लग रहा है रख दिया, हम अभी बोल रहे थे ना कि कुछ ज्यादा आसान क्वेश्चन आ गए, तो उन्होंने कहा लो चलो ये क्वेश्चन तो दे देते हैं जहां तुम्हें सोचना पड़े। चलिए, हल्के में ले रहे थे हम, हल्के में ले लिया। ठीक है, तो हल्के में नहीं लेना चाहिए कभी कभी। चलो अगला सवाल, हल्के में लेने से हम खुद हिल गए। चलिए, तो जो ईस्टिंग वेस्टिंग होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग ईस्टिंग बोलते हैं, निगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट को नॉर्थिंग बोलते हैं, निगेटिव वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग साउथिंग बोलते हैं। तो नॉर्थिंग, साउथिंग, ईस्टिंग, वेस्टिंग सब होता है, सब होता है। The rise and fall method for obtaining the reduced levels of point provide check on foresight, backside, intermediate side, ठीक है। तो राइज एंड फॉल मेथड तो सभी पे लगाता है। अगला क्वेश्चन,
कैसी तबीयत है शशांक का? हाँ जी, हम भी वही कह रहे हैं, इसीलिए उसको इंक्लूड किया है, इसीलिए उसको इंक्लूड किया है, ठीक है। ऑल गुड, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ बबल ट्यूब यूजिंग अ लिक्विड ऑफ ग्रेटर सरफेस टेंशन? ये बढ़ाएगा घटाएगा? तो पहला गलत हो गया, इंक्रीजिंग द डायामीटर ऑफ द ट्यूब, सही बात है। तो दूसरा आपका सही हो गया, आंसर आपका बी हो गया, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब, सही बात है। चौथा तो ठीक है। चलिए अगला सवाल। Reciprocal labeling is adopted to decide the difference. Reciprocal labeling is adopted to decide the difference of label between two points a considerable distance apart with great precision. सही बात है। Reciprocal labeling eliminates errors due to curvature, refraction and collimation. सही बात है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया आपका, तो आंसर ए ही हो गया। अगला क्वेश्चन। Collimation if same instrument is used and refraction if different instruments are used. कर्वेचर करेक्शन मस्ट बी अप्लाइड व्हेन दी साइड्स आर लॉन्ग, सही बात है भैया। बहुत दूरी का डिस्टेंस होगा तो लेना पड़ेगा। लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट अ लेवल लाइन बट इज टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन, सही बात है, ठीक है। तो हमें लेवल फाइंड आउट करना है ये, ठीक है। बट जो लाइन ऑफ साइट होगी आपके, यानी कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो होगी वो इस लेवल सरफेस के क्या होगी, यहाँ पर टेंजेंशियल होगी। तो रीडिंग मिलेगी आपको यहाँ, जबकि रीडिंग चाहिए यहाँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भयंकर क्वेश्चन। ओम प्रकाश साहू जी समझ में आ गया या नहीं आया? नहीं तो बता दें। देखो ये अर्थ का कर्वेचर है ना, अर्थ का कर्वेचर है, तो जो लेवल लाइन होती है वो ये है, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो लाइन ऑफ साइट होती है उसे लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं।
तो आप देख रहे हो सीधे सीधे, आप देख रहे हो सीधे सीधे, तो आपको जो रीडिंग मिलेगी वो ये वाली रीडिंग मिलेगी, यहाँ पर जो रीडिंग होगी वो मिलेगी। जबकि जो लेवल सरफेस होती है वो अर्थ के सरफेस के पैरेलल होती है, अर्थ के सरफेस के क्या होती है, पैरेलल होती है। ऐसे पॉइंट जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होता है, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट सेम एक लेवल लाइन पर होते हैं। जो लेवल लाइन होती है वो कर्व होती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करना है, हमें ये हाइट, अर्थ की सरफेस से हाइट फाइंड आउट करनी है कितनी है, मतलब आपको बेसिकली ये लेवल लाइन फाइंड आउट करनी है। और आपको रीडिंग मिल रही है, तो इतनी डिस्टेंस आपको क्या मिलती है, एक्स्ट्रा मिलती है, तो उसे क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, रीडिंग बढ़ जाती है। ठीक है, तो कर्वेचर के लिए आपको करेक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज लाइन ऑफ कोलिमेशन जो थी वो ये टेंजेंशियल लाइन थी इसके, ना कि लेवल लाइन। हालांकि जो रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा इसमें हमें राहत मिलती है कि जो लाइन ऑफ साइट है वो रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा जो है वो बेंड होती है। समझ गए भाई? तो ये सवाल इतना बहुत बड़ा चढ़ाकर बनाया गया, बट सवाल बड़ा आपका सिंपल सा है। क्यों? इन्वर्टेड लेवलिंग का क्वेश्चन है। अ टेम्पररी बेंचमार्क हैज बीन एस्टेब्लिश एट द soffit of a छज्जा on a window opening and its known elevation is 102.405 meter above mean sea level. The back sight used to establish the height of the instrument is by an inverted staff reading of 1.8 meter. Okay. A foresight reading with the same staff held normally is 1.215 meter on a recently constructed plinth. The elevation of the plinth will be. ठीक है, तो इन्वर्टेड लेवलिंग को यूज किया गया, बट रिवर्स वे में यूज किया गया है, रिवर्स वे में, है ना, रिवर्स वे में यूज कर लिया। अभी तक हम लोग क्या करते थे, अभी तक हम लोग ये करते थे कि आपके पास यहाँ पर कोई बेंचमार्क है, इस बेंचमार्क पर आपने कुछ स्टाफ रखा, यहाँ आपके पास एक ये इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, ये बैक साइड रीडिंग होती थी, और फिर यहाँ पर मान लीजिए कोई टनल वगैरह कुछ है और हमें इस पॉइंट की हाइट चाहिए होती थी, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, स्टाफ को उल्टा लटकाते थे, तो ये हमारे पास फोर साइड रीडिंग हो जाती थी। तो हम लोग क्या करते थे, बेंच मार्क प्लस दिस बैक साइड रीडिंग प्लस दिस फोर साइड रीडिंग, तो हमें ये लेवल आ जाता था। बट इस बार क्या है, बट वैल्यू इस बार क्या है, उल्टा है। उल्टा क्या है कि इस बार जो आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाली गई है वो यहाँ से निकाली है, मतलब इसका लेवल मुझे मालूम था, ठीक है, इसके लेवल से मैंने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला, और उससे फिर आपने प्लिंथ लेवल का निकालना है, उससे क्या करना है, प्लिंथ लेवल का निकालना है। तो ये आपके पास बेंचमार्क है, बेंचमार्क में से अब ये वाली रीडिंग आपकी बैक साइड है, इस बार इसको माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, और उसमें से इसको माइनस करेंगे, आप प्लिंथ लेवल पर आ जाएंगे। ठीक है, प्लिंथ लेवल पर आ जाएंगे, तो उल्टा सवाल है इस बार। तो ये आपका कैंटिलीवर प्रोजेक्शन, इसी को तो छज्जा बोलते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये कुछ एक स्टाफ लटका रखा है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो गया। ये रीडिंग आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है रीडिंग, 1.8। पहले तो इसका वो देख लो, आर एल 102.405 मीटर, और रीडिंग दी है 1.8 मीटर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, फोर साइड रीडिंग ली, ये रीडिंग फोर साइड कितनी दी है, 1.215। तो इसमें से इसको माइनस करो, यहाँ आ जाओ, इसमें से इसको माइनस करो, यहाँ का आ जाओ, तो ये आपका क्या हो गया, प्लिंथ हो गया। ठीक है भाई, कौन समस्या, किसी को कितना आंसर आ रहा है? तो 102 में से सीधे करो, दोनों को ऐड करके माइनस कर दो एक ही बार में।
ठीक है, तो 99.39। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक झटके से प्लिंथ पे आ जाते हैं लोग, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? In plane surveying, where a graduated staff is observed either with horizontal line of sight or inclined line of sight, the effect of refraction is to, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इज टू, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है? स्टाफ रीडिंग बढ़ जाती है कि स्टाफ रीडिंग घट जाती है? ये बहुत दूर कहीं स्टाफ है, तो लाइन ऑफ साइट को जाना चाहिए था हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए था इसको, हालांकि ये तो और अपने आप ही ऐसा होना चाहिए था, तो रीडिंग आपको ये मिलनी चाहिए थी एच। बट रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट क्या होती है, लगातार थोड़ा थोड़ा क्या करती है, एटमॉस्फेयर में बेंड करती है, तो रीडिंग मिल कितनी रही है वाई, तो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। तभी तो करेक्शन पॉजिटिव होता है, ये बात। बच्चे होशियार होते जा रहे हैं सब। अगला क्वेश्चन, if backside and foresight distances are balanced, okay, the difference in elevation between two points can be directly calculated by taking difference of the two readings। तो यहाँ पर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, और ये डिस्टेंस जहाँ पर आप बैक साइड ले रहे हैं वो भी एक्स है, और जहाँ फोर साइड डिस्टेंस ले रहे हैं वो भी एक्स है। ठीक है, तो अगर रिफ्रैक्शन का कर्वेचर इफेक्ट पड़ेगा, तो जितना रिफ्रैक्शन का इफेक्ट आगे पड़ेगा उतना ही पीछे पड़ेगा, सेम। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको कि करेक्शन वरेक्शन की जरूरत नहीं है। नो करेक्शन फॉर द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ऑफ साइट इज नेसेसरी, एंड दैट इज वाई आप डायरेक्टली रीडिंग्स का डिफरेंस लो और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है भैया, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो आज हमने लेवलिंग तक निपटा दिया है, कल अब आपका ये स्टेडिया वगैरह इसके आगे का कल करेंगे। ठीक है, इसके आगे का कल करेंगे।
आज आपको वो बचा खुचा पोर्शन भी कराना था, बट थोड़ा सा तबीयत हल्की सी डाउन है आज, तो हम लोग आज यहीं तक करते हैं, ठीक है। कल रिमेनिंग पोर्शन निपटाते हैं। हाँ, मेटल साइंस कल करवाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बचता है उसका, और शाम में आपका मेटल साइंस की पीडीएफ नहीं मिली, दोबारा सेंड कर देंगे। वैसे मैंने की थी सेंड, कल नहीं की थी, परसों की थी, परसों ही मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर की सेंड कर दी थी, कल नहीं की थी, ठीक है। देखो परसों का देखना आप, कल नहीं की थी, परसों ही पहले दिन ही पूरा सेंड कर दिया था, ठीक है। और शाम में आप एफएम, ठीक है, शाम में हम लोग एफएम करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल। कोई बात नहीं, आज क्यूआरपी में एफएम होगा, एफएम। अच्छा, ओके, हाँ, परसों मैं सेंड कर रहा था बट सेंड हो नहीं पा रही थी यार, कल ही बोल देना चाहिए था इतनी बात। चलिए, अभी सेंड कर देंगे, ठीक है। एस्पिरेंट इज मस्ट वॉच वेब सीरीज, मैं तो सोचा वो अन अकेडमी का प्रमोशन होगा, इस वजह से मैंने तो देखी नहीं। आप लोगों ने देख ली तो बढ़िया है। चलिए, ठीक है, थैंक यू। अभी के लिए इतना ही।